अयोध्या कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 8 साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यदि यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन चुका है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का 15% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में होता है। महिलाओं और दलितों पर अपराध की घटनाएं सर्वाधिक हैं। प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां प्रतिदिन जघन्य अपराध न हो रहा हो। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि प्रदेश में सामाजिक अपराध फिर से जीवित हो उठे हैं। दलितों की बारातों पर हमले, घोड़ी पर चढ़ने से रोकना और दबंगों द्वारा उन्हें गाँवों से खदेड़ना, यह सब भाजपा शासनकाल की देन है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। दुखद स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अपराधियों को जाति और धर्म देखकर चिन्हित करते हैं। शासनकाल की 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तथा उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है और अपराध व अराजकता का राज कायम है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा दे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयराज ने ये कहा कि पूरे अराजकता के माहौल को आम जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को जागरूक बनाना है। जनता ये समझे कि जिस सरकार को बहुत अच्छा सरकार समझ रही है, उस सरकार में आए दिन न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, न जो कर्मचारी के रूप में बच्चियां विभिन्न जगहों पर काम करती हैं, सायंकाल वो सकुशल अपने घर नहीं पहुंच रही हैं। कभी मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हो रहा है तो किसी मसौदा के आगे तो कोई बेहोशी हालत में मिल रही है, किसी बच्चे की लाश नहर में मिल रही है। ये सब क्या है? इस अराजकता की स्थिति में आम व्यक्ति कैसे अपने बच्ची को पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए या अन्य कार्य के लिए भेजे, ये बहुत ही ऐसा विषय है कि जिस पर आज पूरा जनमानस बहुत ही आक्रोशित है। ये है क्या कि जब सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील होती है तो वह अपने अधिकारियों के माध्यम से पिछले वर्ष खरीफ के फसल में अयोध्या जनपद ने कितने यूरिया का प्रयोग किया है, कितने मीट्रिक टन यूरिया का प्रयोग अयोध्या जनपद ने किया है, तो कलेक्टर के माध्यम से उतना मीट्रिक टन यूरिया मंगा करके एडवांस में गोदामों में रख लिया जाता है। लेकिन ये किसानों के प्रति संवेदन शून्य है। अगर संवेदनशील होते तो आज किसान 2 बोरियां खाद के लिए, मात्र 2 बोरी खाद के लिए वो जा रहा है। 2 दिन लग रहा है समितियों पर, लंबी लंबी लाइनों, किसान वो धरती का भगवान, लंबी लंबी लाइन के बीच में 2 दिन लग रहा है और शाम को आने से पहले 2-1 लाठी भी उसकी पीठ पर पड़ रही है, तब वो खाद लेकर के अपने घर पहुँच रहा है। ये स्थिति किसानों की है जो सबका पेट भरता है, जिसको लोग भगवान कहते हैं। सदन में जब लोग जाते हैं तो किसानों की लंबी लंबी चर्चा होती है। किसानों की स्थिति आप जाके देख लीजिए। किसान आज की तारीख में उसके मुंह से कितनी बददुआ निकल रही सरकार के प्रति, आप जाके उससे पूछिए, आपको इस बात का आभास हो जाएगा। जहाँ पर लिटरेसी 100% ना हो, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले लागू करने वाले को तो पकड़ के पहले कटघरे बंद कर देना चाहिए। गांव में रहने वाले आज भी 80% लोग नेट का प्रयोग नहीं करते। छोटी सी मोबाइल वो किसी प्रकार से एन प्रकार से छोटी मोबाइल लेकर के उससे बात कर लेते हैं, बात सुन लेते हैं। यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में कोई गरीब व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति, कोई किसान अपने को दिखाई नहीं पाएगा। वो कैसे, किस माध्यम से भेजेगा? उसके पास एक चौड़ी मोबाइल है ही नहीं है। 10,000 की मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, खेतों को पानी और खाद नहीं दे पा रहा है। अब आप प्रेरित कर रहे हो कि आप बीमार हो तो पहले 10,000 की मोबाइल खरीदिए। ये संवेदन शून्य सरकार है। इसके खिलाफ भी हम लोग कल हॉस्पिटल को घेरेंगे। यह बात बर्दाश्त के लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोच बहुत बड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में जितनी परियोजनाएं चलती थी, जितनी योजनाएं चलती थी, वह सब बहुउद्देशीय होती थी। जितनी योजनाएं चलती थी वो केवल एकांगी नहीं होती थी। कांग्रेस के ज़माने में 10,000 की नौकरी की ठेकेदारी की नौकरी नहीं मिलती थी। कांग्रेस के ज़माने में
चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे कोई विभाग हो, पूर्ण जीवनकालीन जो है नौकरी पाते थे। आज ठेके की नौकरी मिल रही 9,000 की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और जब वो पूरे ज़िले में आप पता लगा लीजिए जितने CBSE ICSE के कॉलेज हैं, किसी की फीस 3,000 रुपये महीने से कम की नहीं है, छोटे दूध-मुहे बच्चे की। और वो पढ़ करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब पढ़ के आता है तो प्रदेश के अंदर में 9,000 से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी ठेके के डॉक्टर हैं, 55,000 रुपये मंथली के ठेके के डॉक्टर हैं, पूर्णकालिक डॉक्टर नहीं है। पूर्णकालिक व्यवस्था ये खत्म कर दे रहे हैं। आज आयोग का जो डॉक्टर आता था उसकी जिम्मेदारी होती, जवाबदेही होती थी। आयोग के जो कर्मचारी होते थे, जो वहाँ के लोग, उसकी परवरिश इसीलिए करते थे कि उनको पेंशन मिलेगी। आज पेंशन बंद कर दी जा रही है। लोगों का जीवन 2-4 साल के अंदर ही वो समाप्त हो जाएगा, कोई किसी का खुशहाल नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी का स्पष्ट मानना है कि ये पूरी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। पूर्णकालिक लोग नियुक्त होने चाहिए, अग्निवीर खत्म होना चाहिए, पूर्णकालिक हमारे सैनिक नियुक्त होने चाहिए। इस प्रकार की जो अफरा तफरी है उनके काल में सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। रायबरेली में चूँकि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राहुल गांधी जी, तो अब ये बात अच्छी नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। वो ना अमेठी में अच्छी लग रही, ना रायबरेली में अच्छी लग रही है। वो तो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से अगड़े से पिछड़े में, छोटे से बड़े में, हिंदू से मुसलमान में इस प्रकार का कुछ युद्ध चले कि जिससे हम जा करके उसमें मध्यस्थता करके और राहुल गांधी जी को कुछ नीचा दिखाने का प्रयास करें। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं कि पूरे राष्ट्र का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर किसान, हर महिला आज उनको देखने के लिए लालायित है। जिस दिन जिसके बगल से वो निकलते हैं हर व्यक्ति उनको छूने के लिए लालायित है, क्योंकि उनके मन में ईमानदारी है, उनके मन में झूठ, फरेब, मक्कारी नहीं है। वो झूठ नहीं बोलते। जितनी बार राहुल जी कहते हैं वो बात सत्य होती है, वो एक दिन देश के सामने आती है। जैसे बिहार तरीके से संपादित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्बेडकर नगर बस्ती वहाँ के बैंक मैनेजर, उनको कुछ गुंडों ने उठाया और 24 घंटे 12 पीटा, पैसा लिया उनसे, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार से पूना में, कटरा में, मिल्कीपुर में तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको छोड़ दिया जा रहा है। दूसरे दिन जब उनका परिवार FIR करने के लिए जाता है तो पुलिस उसकी FIR तक नहीं करती। इससे एहसास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन दोनों मिल करके अपराध को दबाना जा रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जबकि पिछली सरकारों में अपराध करने वाला व्यक्ति जेल में होता था, लेकिन वर्तमान सरकार में अपराध करने वाला व्यक्ति सांसद या विधायक के घर में लड्डू और पेड़ा खाते हुए मिल रहा। आज की ये स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, जिसको सामाजिक और मानसिक दोनों प्रकार से आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, अपराधों को दबाया जा रहा है और शासन सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी तरीके से गरीबों के हक हकूक की समस्याएं जो भी आती हैं उनको डंडे के बदौलत दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज खाद की समस्या देख रहे हैं आप, किसान घंटों लाइन में लगा रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीछे से खाद की गोली ले ली जाती है और जो गरीब जनता लाइन में लगा है उसको बता दिया जाता है कि खाद खत्म हो गई है। 2014 के बाद जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने की नीयत से काम इन्होंने किया। उसमें चुनाव आयोग भी आता है। चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी कठपुतली के तरीके काम किया और जितनी EVM मशीनें हैं या जितनी मतदाता सूची बनाई गई है उस सब मतदाता सूची में इतना बड़ा हेर फेर किया गया है। अब आप सोचिए, एक मकान में 900 लोग, वो 900 लोग एक मकान नंबर में कैसे आ गए। तमाम अभी राहुल जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें सामने रख दिया है। अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके देते हैं
चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो चुनाव आयोग बन के जवाब दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों की मिलीभगत चल रही है। देश में ये चाइना हो, आप कई कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे ईवीएम मशीन को ख़त्म करके बैलेट से चुनाव हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने मांग किया कि बैलेट से चुनाव कराया जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो इनकी सारी धांधली पकड़ जाएगी और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये इस तरीके से धांधली करके, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, उसी के दम पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनकी अपनी कोई कार्य है, इनकी नीतियां हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब धरातल पे पूरा जनता परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं। आप अस्पतालों से लेकर के आप देख लीजिए, स्कूलों से लेकर के शिक्षा की क्या व्यवस्था हो गई है। प्राइमरी स्कूल को इन्होंने सुधारा नहीं, उसको बंद कर रहे हैं। तो आप जिस क्षेत्र में देखिए उस क्षेत्र में तो बीजेपी का नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। तो ये पूरा झूठ के दम पे इनकी सरकार चल रही है। एक्सपोज होने वाले हैं, उस दिशा में कदम हम लोग यात्रा निकल रही है बिहार में। और आप ये मान के चलिए कि जो यात्रा और जो मुहिम बिहार में ठानी गई है वो मुहिम आने वाले सभी प्रदेशों में होगी। उससे उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। 27 के चुनाव में यहाँ भी यात्रा निकलेगी। जिस तरीके से SIR में जितनी धांधलियाँ चल रही हैं, जिस तरह से बिहार और केरल में SIR या बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश भारत का ही अंग है, भारत का ही राज्य है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो धांधली अगर बिहार में हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में धांधली 22 में चुनाव में क्यों नहीं हुई होगी? 100% हुई होगी। केरल में जो आपकी सरकार चल रही है उसमें भी सवाल खड़े करते हैं, पहले वो इस्तीफा नहीं, देखिए ये तो एक अपवाद है। जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं, वो होता क्या है कि 10 राज्यों में चुनाव होता है, एक राज्य 2 राज्य में, वो छोटे राज्यों में फोकस ना करके बड़े राज्यों में, क्योंकि उनको राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करना होता है। देखिए सोच बहुत गहरी है, ये छोटी मोटी सोच के थ्रू काम नहीं किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ये सोच गहरी है, उनको राज्यसभा और लोकसभा में अपना बिल पास करने के लिए बड़े राज्यों में सरकार चाहिए होती है। देखिए 27 को लेके हमारी पार्टी पूरी प्लानिंग कर रही है। संगठन सृजन का प्रोग्राम चल रहा है, तमाम मुद्दों पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तो पूरी तैयारी है, अभी संगठन सृजन हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम एक नई व्यवस्था के थ्रू काम कर रहे हैं और 27 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चलिए कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा 27 के चुनाव में। रामेंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अयोध्या।